हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग आश्रम पद्धति एवं श्रेष्ठा CH से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्न मॉडर्न इतिहास से संबंधित होंगे और ये 25 क्वेश्चन जो हैं 25 क्वेश्चन से संबंधित करीब 100-200 क्वेश्चन होंगे जिनका आप लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे और सभी क्वेश्चनों को आप लोग एक कॉपी में नोट करेंगे। आज लेक्चर 4 है जिसके तहत आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराएंगे। अभी तक 3 लेक्चरों में भी क्वेश्चन 25 कराए गए थे जिनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में भी आप लोगों को बताया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितने भी क्लासें कराई जा रही हैं उससे बहुत ही हेल्प मिल रही है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग किसी भी परीक्षा से संबंधित टेस्ट भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा गया है कि 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था। ऑप्शन नंबर है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन नंबर डी है एस सत्यमूर्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। तो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। कौन से सत्याग्रह में? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह था और व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा जाता है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 कहाँ से हुई थी? पावनार। कौन सा था? पावनार जो आश्रम है वहाँ से प्रारंभ किया गया था। और पावनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, जहाँ से क्या किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जो सत्याग्रह थे, प्रथम सत्याग्रह थे वो कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रह थे विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय सत्याग्रह कौन थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतनी बात समझ आ गई? तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि जो परीक्षा बचती, जब परीक्षा लास्ट समय पर होती है तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को पढ़कर अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका आंसर समझ आ गया, विनोबा भावे बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हत्याकांड हुआ था उसमें क्या हो रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रॉलेट एक्ट था, क्या रॉलेट एक्ट था, उसका क्या करने के लिए, विरोध करने के लिए ये सभा बुलाई गई थी। कहाँ पे बुलाई गई थी? तो जलियांवाला बाग में ही यह सभा बुलाई गई थी, जिसकी जानकारी जनरल डायर को होती है और जनरल डायर गोली चलाने का आदेश देता है। कौन? जनरल डायर गोली चलाने का आदेश देता है। तो पूछा जाता है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो किसने दिया था? जनरल डायर ने आदेश दिया था। किसने? जनरल डायर ने आदेश दिया था। तो इस बात को ध्यान रखना कि किसने आदेश दिया था, तो जनरल डायर ने आदेश दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह। किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था। कब? 1940 को। तो 1940 में ऊधम सिंह ने किसको गोली मारी थी? तो जनरल डायर को गोली मारी थी। जनरल डायर कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है भूदान आंदोलन किसने प्रभाव किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रभाव किया था? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। और ये कब किया था? 1951 में। कब? 1951 में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है
कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन नंबर बी साइमन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन द्वारा। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह किस मिशन के द्वारा गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी साइमन आयोग, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना और ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। कब हुआ? 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और उस समय जब संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय ब्रिटिश या यूके में कौन सी सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी और उसमें पीएम कौन थे? लेबर पार्टी की सरकार थी। और पीएम कौन थे? तो पीएम थे क्लीमेंट इटली। कौन थे? क्लीमेंट इटली थे, जिन्होंने 3 मंत्रियों को भारत में भेजा जिसको कहा गया है कैबिनेट मिशन। उस मिशन में कौन कौन मंत्री थे? तो एक तो मंत्री थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। उसके बाद एवी अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इन 3 मंत्रियों के द्वारा इस मिशन को कहा गया था कैबिनेट मिशन, जो 1946 में भारत आया था, जिसके द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। इस मिशन को भेजा किसने था? तो क्लीमेंट इटली ने इस मिशन को भारत में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्ण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी? लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी सीवी रमन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। कब मिला? 1913 में मिला। और किस पुस्तक के लिए मिला या किस रचना के लिए मिला था? तो इनकी जो रचना थी गीतांजलि। कौन सी थी? गीतांजलि थी। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। अगर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार पूछा जाए कब मिला था, तो 1930 में मिला था। कौन किसके लिए मिला था? तो रमन प्रभा के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला? 1930 में। किस क्षेत्र में मिला? विज्ञान के क्षेत्र में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किस में मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइन थी वो किसने तैयार की थी? ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने क्या किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनुपात कितना है, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात है 3:2। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनुपात कितना है? 3:2 है। कितना? 3:2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा कब दिया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको राष्ट्रीय ध्वज की श्रेणी में रखा गया। कब रखा गया? 22 जुलाई 1947 को रखा गया था। और इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन तैयार की थी। अगर अनुपात आपसे पूछा जाए तो अनुपात कितना है? 3:2 है। और पूछा जाए कितने रंग हैं, तो 4 रंग हैं। कौन कौन से? एक केसरिया, हरा और सफ़ेद और नीला रंग। नीला जो रंग है चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? तो उसमें 4 तीलियां हैं। 24 तीलियां हैं। कितनी हैं? 24 तीलियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए यह जो चक्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो सांची का जो स्तूप है
अशोक की जो लाट देखी होगी, सांची का स्तूप है, तो वहाँ पर ही एक नीचे चक्र बना है, वहाँ से लिया गया है। तो सांची के स्तूप से ये चक्र लिया गया है। इतनी बात समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहीं पर गाया गया था। तो कहाँ पर गाया था? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। कोलकाता में क्या हुआ था कि सबसे पहले जनगण मन गाया गया था। तो जनगण मन जो पहले सबसे पहले गाया गया था वह कब गाया था? तो 27 दिसंबर 1911 में। कब? 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। ये कौन सा अधिवेशन था? तो कलकत्ता अधिवेशन था, जहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था। राष्ट्रगान को लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो राष्ट्रगान को किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा है। और राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में गाया जाता है। इमरजेंसी टाइम पे कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 20 सेकंड में गाया जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में इमरजेंसी टाइम पे, और 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। तो राष्ट्रीय गान लिखने वाले व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीयता की श्रेणी में कब रखा गया था कि यही राष्ट्रीय गान होगा, इसकी बात कब कही गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। जन गण मन को भारत का क्या बनाया गया? राष्ट्रीय गान बनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था तो किसके स्वागत में गाया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जॉर्ज पंचम। भारत में जॉर्ज पंचम 1911 में आए थे, जिनके स्वागत में यह गीत गाया गया था। लेकिन उस समय ये गीत के रूप में था। आज ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि सैडलर आयोग जो किससे संबंधित था? सैडलर आयोग जो था वो किससे संबंधित था? इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए राजस्व प्रशासन से, ऑप्शन नंबर बी है न्याय प्रशासन, ऑप्शन नंबर सी है पुलिस प्रशासन, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा से संबंधित। तो किससे संबंधित था? सैडलर आयोग था। ऑप्शन नंबर ए राजस्व से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी न्याय से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी पुलिस प्रशासन से, और ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो शिक्षा से संबंधित था सैडलर आयोग। और ये कब गठन हुआ था? 1917 में इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन किया किसने था? तो माइकल सैडलर ने किया था। किसने किया था? माइकल सैडलर ने इस आयोग का गठन किया था। तो इस प्रश्न का आंसर पता चला है कि क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से संबंधित है। और 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या किया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 65 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 65 सेकंड में गाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन नंबर बी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय संविधान। तो पूछा गया है कि जो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वह किसके तहत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, जिसके तहत प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो प्रथम सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? तो कलकत्ता में बनाया गया था। कहाँ? कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। कब बनाया गया? 1774। कौन से एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए इस सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश थे तो वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। कौन? एलिजा इम्पे थे, जो प्रथम
मुख्य न्यायाधीश थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर समझ आ गया, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकाले जो संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा से समाप्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, सेना के सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो समिति थी वो किससे संबंधित थी? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1793 में। कब? 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किससे थी? तो भू राजस्व से संबंधित थी। किससे थी? भू राजस्व से संबंधित थी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित से किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन नंबर ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। ऑप्शन नंबर बी, लिबरल पार्टी। ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेटिव पार्टी। ऑप्शन नंबर सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर डी है सोशलिस्ट पार्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जो बनी थी, कब बनी थी? 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, जिसको पीएम किसे चुना गया था? क्लीमेंट इटली को। किसे चुना गया था? क्लीमेंट इटली 1945 के बाद क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। कहाँ के? ब्रिटिश जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। कौन? क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली क्या बने थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने थे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी की सरकार थी। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो सभा लगी थी वो क्यों लगी थी? तो यहाँ पे एक रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। कब रॉलेट एक्ट आया था? कब? 1919 में आया था, जिसका भारतीयों के द्वारा क्या किया गया था? विरोध किया था। उस विरोध के जो एक मीटिंग लगी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उसके लिए जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो किसने दिया था? जनरल डायर ने, जिसके तहत बहुत से भारतीय मारे गए थे। अगर पूछा जाता है कि जनरल डायर को गोली किसने मारी थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऊधम सिंह। किसने? ऊधम सिंह ने। कब गोली मारी थी? 1940 में मारी थी। 1940 में ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इतनी बात समझ में आई है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1932। ऑप्शन नंबर ए, 1928। ऑप्शन नंबर 1931। ऑप्शन नंबर 1930। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1930। ऑप्शन नंबर जो डी है 1930। 1930 में क्या हुआ था? जो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि नमक सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था? 22 मार्च 1930 को। 22 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 1930 तक यह चलता रहा। प्रारंभ हुआ 22 मार्च और अब चला कब तक?
6 अप्रैल 1930 तक। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दूरी को तय करने के लिए टोटल कितनी दूरी तय की गई थी, तो 387 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस जो महात्मा गांधी के साथ जो उनके प्रमुख नेता थे, वो उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या 78 थी। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ये जो सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, ये सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो अहमदाबाद साबरमती आश्रम जो है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया था और 6 अप्रैल को यह समाप्त किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इस नमक सत्याग्रह आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं, तो डांडी मार्च यात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डांडी मार्च यात्रा भी कहा जाता है। तो इस सभी प्रश्न संबंधित इस प्रश्न से संबंधित सभी प्रश्नों को आप लोगों को बता दिया है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया काकोरी ट्रेन एक डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बरकतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामप्रसाद बिस्मिल। क्या थे? इस कांड के नायक थे। इस जो काकोरी कांड हुआ था वो कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1928 में, 9 अगस्त 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में काकोरी कांड हुआ था। जो काकोरी कांड जो घटना हुई थी, वो ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए जा रही थी, तो शाहजहाँपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी। कहाँ से? शाहजहाँपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी। और ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इसके तहत कितने लोगों को फांसी दी गई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इन लोगों को क्या दी गई थी? फांसी की सज़ा दी गई थी। तो 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामप्रसाद बिस्मिल इस के नायक थे। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन नंबर ए 1928, ऑप्शन नंबर बी 1925, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर सी है 1930 और ऑप्शन नंबर डी है 1919। समझ में आया क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928, 1925, 1930, 1919। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत कब आया? तो 1928 में आया था। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927 में गठन हुआ था, लेकिन भारत कब आया? 1928 में आया था। जिसका विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा क्या किया गया था? इसका विरोध किया गया था। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और साइमन कमीशन का जो विरोध किया था वो किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन साइमन थे। किसकी अध्यक्षता में ये कमीशन आई थी? तो साइमन कमीशन जो अध्यक्ष थे जॉन साइमन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे पूछा जाता है कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ ये नारा किसने दिया था? क्या है क्वेश्चन? साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय ने कौन सा नारा दिया था? साइमन वापस जाओ, ये 1928 में इन्होंने एक नारा दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लाठीचार्ज कराने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? जेम्स स्टॉक ने। किसने आदेश दिया था? जेम्स स्टॉक ने यह आदेश दिया था, जिसके तहत लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के तहत क्या हो गई थी? मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो स्टॉक, ये ध्यान रखना, किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो जेम्स स्टॉक ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जो पुलिस अधीक्षक थे। और सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? तो सैंडर्स को जो गोली मारी थी भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी। और ये गोली किसने? भगत सिंह ने मारी थी। तो इतनी बात समझ आ गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 1928। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछा गया है कि गांधी जी के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे। और कब गए थे? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। इतनी बात समझ आ गई। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कायदे आजम के किसे जाना जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है, या इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह को क्या कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है। इन्होंने सैंडर्स को गोली मारी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1946, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर सी डी 30 जनवरी 1947। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था कि गांधी जी को गोली मारी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि गांधी जी को गोली किसने मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने। किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। बिड़ला जो हाउस था वहां पर गोली मारी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी जी.एल. नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। अगला आपसे पूछा जाए कि जैसे गांधी जी को बापू किसने कहा, गांधी जी को बापू किसने कहा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के एक साधारण किसान थे। और महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, तो कब कहा? 1944 में। तो 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। और बापू किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और अगर पूछा जाए महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए रॉलेट, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड साइमन, ऑप्शन नंबर सी आर.एच. डायर ने, ऑप्शन नंबर डी है कर्जन बायली ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायर। जनरल डायर के द्वारा क्या किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो इसका आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जवाब देना है कि देखें कौन सा विद्यार्थी इस प्रश्न का सही आंसर देता है। आप लोग कमेंट बॉक्स के द्वारा इस प्रश्न को सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1916, ऑप्शन नंबर सी 1915, ऑप्शन नंबर डी 1918। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1915। 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। कहाँ से आए थे? तो अफ्रीका से आए थे। और इसको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी अफ्रीका गए कब थे, तो 1893 में। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। और भारत कब आए? 1915 में वापस आए थे। इतनी बात समझ आई है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर जैसे 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सभी
तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। देखते हैं कि कौन से विद्यार्थी ने क्लास अच्छे तरीके से पढ़ी है और सही जवाब कौन सा विद्यार्थी दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से आप लोग अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसके माध्यम से आप लोग सभी परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।